नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं। सरकार पूरी तरह से बेपरवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मौन। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें इस देश से, इस देश की जनता से, इस देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। आमतौर पर इस तरह की भाव भंगिमा तानाशाह भी नहीं दिखा पाते हैं। सही बताता हूं मैं आपको। राजतंत्र में भी राजा थोड़ी बहुत जनता की परवाह कर लिया करता था। तानाशाह भी जनता की थोड़ी बहुत परवाह कर लिया करता है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री जिसके पास बहुमत भी नहीं है, 240 है खुद उनकी पार्टी के पास, लेकिन वो भी मौन है। लेकिन अब जैसे ही कल सोनिया गांधी एक्टिव हुई, एक बड़ी बैठक हुई सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर, उस बड़ी बैठक के बाद जिस तरह से कांग्रेस टॉप गियर में आ गई, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल टॉप गियर में आ गए, उससे मोदी को लगा कि भैया अब गड़बड़ हो गया। जो रहस्यमयी चुप्पी है, जो घातक चुप्पी है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या उस चुप्पी को तोड़ने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को अब समझ में आ गया है कि अब काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा? और कहां बोलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा? अब तो जनता इस बात पर भी भरोसा नहीं करेगी कि चौराहे पर आ जाऊंगा और मुझे दे देना जो सजा देनी है। अब तो जनता उनके जुमलों पर भरोसा नहीं कर रही। तो सोनिया गांधी का एक्टिव होना, उसके बाद अचानक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कुछ ऐसा करना जो 24 घंटे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, और फिर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों का भी उसी पिच पर उतर जाना। और इस बीच मोदी साहब के करीबी, अब करीबी कह लीजिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी कहना है, गृह मंत्री का एक बड़ा तबादला, वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस देश की राजधानी की दिल्ली में क्या होने जा रहा है, और राजधानी दिल्ली में जो होगा उसके बाद क्या मोदी साहब बोलेंगे या बोल पाने के लायक रहेंगे? झोला उठेगा, क्या वो झोला उठाने के लायक रहेंगे? ये तमाम बड़ी खबर है शिव जी जो हम लेकर आए हैं। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी यानी आप अपने शानदार अंदाज में करेंगे, दर्शकों के सामने एक एक तथ्य रखेंगे, और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनको चौंका देगा। आमतौर पर हम ये सुनते थे कि छोटे सिपाहियों को या हवलदारों को कहा जाता था, यहाँ तो एक बड़े आदमी को कह दिया गया है छोड़ो कुर्सी, इसको भेज रहा हूं बिठाओ। तो वो पूछा साहब मुझे क्या करना है? तुम वहां जाओ, वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। ये वाली हालत हो गई है शिव जी। संतोष जी, इस खबर के मुद्दे पर आए उससे पहले मैं आपको थोड़ा अतीत में ले चलूंगा। 2003 का दौर था। सोनिया गांधी अपने आवास से निकलती हैं और रामविलास पासवान के घर चली जाती हैं, बातचीत करती हैं, वापस आती हैं, लालू प्रसाद यादव से मिलती हैं, शरद पवार से मिलती हैं, और 2004 का एक साइनिंग इंडिया का नारा, एक ऐसी महिला जिसे शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता था, टूटी फूटी हिंदी बोलकर बड़ी मजाक बनाई। जैसे वो नर्मदा बोलती थी तो नर्मदा को कह के भाजपा मजाक बनाती थी। उस महिला ने अटल बिहारी वाजपेयी का तिलिस्म तोड़ दिया। और सोनिया गांधी से जितना बीजेपी के लोग डरते हैं, इतना राहुल गांधी से आज भी नहीं डरते। ये आपको यकीन मानना पड़ेगा। और कल की बागडोर सोनिया गांधी ने संभाली। 1.5 घंटे नेताओं के साथ माथापच्ची की। बोल दिया राहुल को अभी आप चुप बैठो, थोड़ा सा मुझे समझ लेने दो। फिर जयराम रमेश की क्लास ली कि आप जाते हो बैठक में, केसी वेणुगोपाल खड़े हो जाओ, आप जाते हो बैठक में जहां सर्वदलीय बैठक होती है। खड़गे जी और राहुल गांधी नहीं जाते हैं सर्वदलीय बैठक में। करके क्या आते हो, क्या सवाल उठाते हो वहां? तो जयराम रमेश ने जो कहा वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा 35 तो नेता थे वहां, 4 मंत्री बैठे थे, लेकिन चलती तो उन 2 की है। वो जो 4 बोलने आते हैं उनकी भी तो कहां सुनी जाती है, हमारी तो कोई तब सुनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री आते हैं उनकी ही नहीं सुनी जाती। हम तो विपक्ष में, तो हमारी कौन सुनेगा? फिर जो यहां से बैठक का लब बोलवा जाता वो 2 तय करते हैं कि इसमें से क्या कटेगा क्या छटेगा। हमारे साथ हर बैठक में किरेन रिजिजू, राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री, कानून मंत्री बैठकर ये तय करते हैं इस मुद्दे पर अब कोई डिबेट नहीं होगा। वही मुद्दा सदन में तैयार मिलता है, हम क्या करें इस पर? तो उन्होंने कहा बस इतना ही तो दिक्कत है, चलिए इसकी व्यवस्था कर देते हैं।
जाओ पवन खेड़ा, तुम सोनम वांगचुक से मिलके आओ। और जैसे ही पवन खेड़ा ने दौड़ लगाई, मोदी साहब कपकपी बंद गई। कहीं ऐसा ना हो सोनिया गांधी इनके पीछे पीछे चली जाए। उनका पहले कमिश्नर बदल दो, पुलिस रोक देगी विपक्ष के किसी भी नेता को। ये कमिश्नर कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और ये जो नए कमिश्नर भेजे हैं संतोष जी, ये नंबर 2 के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। अभी तक ये आईबी में थे। और एडी के सबसे खास आदमी, आप समझ गए होंगे एडी का मतलब। अब जब नंबर 2 और एडी ने नियुक्त किया तो आप समझ लो इस धरने का हास्य क्या होगा। और वो अभी ये नहीं भूले हैं कि जब राकेश टिकैत को कुचला जा रहा था तो राकेश टिकैत रो दिए थे। तब अजीत सिंह मौजूद थे। अजीत सिंह ने कहा मैं अभी आ रहा हूं। सबको पता थी बागपत से आएंगे तब तक यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आ रहा हूं कह देते ही पुलिस के पांव उखड़ गए थे। संतोष जी, जितने किसान नहीं थे उससे 3 गुना फोर्स था। मैं चश्मदीद गवाह थे रात के 10 बजे। बूट की आवाज सुनकर, खटखट की, जो किसान जिस डेरा से निकलता था, जिस तंबू से निकलता था उसमें नहीं घुसता था, वो या तो खोड़ा की तरफ चला जाता था या गाजियाबाद चुपचाप निकल जाता था। अपना थैला भी नहीं उठाता था जिसमें उसके कपड़े थे। तो ये आंदोलन कुचलने की तैयारी है। क्या कमिश्नर को घबराकर हटाया गया? क्या सोनिया से भयभीत हो गई है पूरी सरकार? सिट्टी पिट्टी घूमे तो फिर 360 का आंकड़ा क्या करेगा? और अगर 360 का पूरा नहीं हुआ तो इस तोड़फोड़ पर मुंह पर कालिक पुत जाएगी। संतोष जी, सवाल यह है मेरा आपसे कि सोनिया की एक्टिव होते ही बीजेपी में घमासान क्यों मचाए? प्रधानमंत्री ने आवास पर नितिन नवीन, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह, अमित शाह सबको क्यों तलब किया और बीजेपी की लिस्ट फाड़ के हवा में उड़ा दी? कहा ले जाओ इस लिस्ट को बदल के लाओ। एक नेताजी के होश उड़े हुए हैं, उनके सभी समर्थकों के नाम कट गए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि नंबर 2 रहेगा कि नंबर 3 2 हो जाएगा कि नंबर 4 को दूसरा स्थान मिलेगा, या फिर इसके पीछे एक भयंकर चाल है। लोगों की निगाह में कहा जाए कि उससे नाराज हैं और इसी दौरान उस नाराज व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाकर अपने पद का दावेदार घोषित कर दें। कई सवाल हैं संतोष जी। शिव जी, उन सवालों का जवाब तो पहले ये दे देता हूं। जब तक लेफ्ट के स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े लोग वहां पर बैठकर डफली बजा रहे थे, मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं थी। पता है कोई दिक्कत क्यों नहीं थी? क्योंकि इस बात पे सच्चाई है। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज की तारीख में जहां जहां लेफ्ट फ्रंट खड़ा हो जाता है वो आंदोलन के फेल होने की गारंटी, क्योंकि भरोसा नहीं रहा है उन पर। कोई दिक्कत नहीं थी। जब आम आदमी पार्टी के नेता जाते रहे वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता मंच पर जाकर कहता है मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाइए। पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो गया है। भैया, 2 ही सूरत में सोनम वांगचुक बन सकते हैं शिक्षा मंत्री। या तो अब सरकार पलट के अरविंद केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री बन जाए। 3 लोकसभा सांसद है उनके पास आज की तारीख में। कल को हो सकता है 400 हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं। या दूसरी सूरत है कि सोनम वांगचुक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। मैं 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। जब झारखंड में मधु कोड़ा अकेले बन सकते तो उनके साथ तो 3 सांसद हैं। जारी ठीक है, आपकी बात पे एग्री। लेकिन या तो सोनम वांगचुक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो वो भी मजे लेने पहुंच गए, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही केसी वेणुगोपाल का पोस्ट आता है सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, और इससे पहले सरकार कोई कार्रवाई करती, मैंने कल ही बता दिया था, अगले 48 घंटे में सोनम वांगचुक को उठाया जा सकता है। शायद राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि सरकार के अंदर से खबर आ जाती है, तो शायद हो सकता है खबर आ गई हो। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग लेती है, लंबी चौड़ी मीटिंग लेती है, उसके बाद केसी वेणुगोपाल का पोस्ट आता है सोनम वांगचुक को, और सरकार इधर योजना बनाने में लगी रहती है कि पता लगता है पवन खेड़ा पहुंच जाते हैं जंतर मंतर। अब पवन खेड़ा के पहुंचने का मतलब है कि वो होता है ना कि बड़ा नेता कहीं जाता है तो सबसे पहले अपने करीबी को भेजता है कि जाओ जरा जाके माहौल वाहौल देख के आ जाओ। अब सरकार को लगा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी आएंगे,
कल डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों आज जा चुके थे। अब राहुल गांधी, और सोच लीजिए कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव आ जाते, वो माहौल जंतर मंतर का बदल जाता और उनको लगा कि भैया दिल्ली पुलिस चूक गई है। अब दिल्ली पुलिस चूक गई तो कमिश्नर को हटा दिया, ठीक है हटा दिया, कोई बात नहीं भाई, वो गृह मंत्री है, गृह मंत्री के अंदर दिल्ली पुलिस आती है। अब उनको किसको कमिश्नर रखना है, किसको नहीं रखना है, वो तय करे, वो जाने। लेकिन हुआ क्या, ये मेरा पोस्ट है सोशल मीडिया का, मैंने इस पे जो लिखा है वो पहले पढ़ देता हूं, फिर ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। संसद के मानसून सत्र से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया। जरा इस आदेश की भाषा को पढ़िए। अब 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मतलब दिल्ली पुलिस में अब तबादला एक्सप्रेस तो चलेगी, लेकिन ये जो पोस्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला जो पैराग्राफ है, उसमें तो इनके बारे में जानकारी दी गई है, भैया अनुराग कुमार को बनाया गया है, वो तो ठीक है। दूसरा जो लाइन है, दूसरा जो पैराग्राफ है जिसपे नंबर 2 लिखा हुआ है, दर्शकों से कहूंगा गौर करके देखे। श्री सतीश गोलचा जो भी हैं, is directed to report to the Lieutenant Governor Delhi for further posting upon assumption of charge by the new incumbent। यानी नया व्यक्ति, यानी जो नया कमिश्नर है वो जैसे ही जाके चार्ज लेगा, उसके बाद ये क्या करेंगे, कायदे से इसी में लिख देना चाहिए, या तो वेटिंग में डाल दिया आपने, या कहीं और आपने ट्रांसफर कर दिया। आमतौर पर या तो दैनिक कैडर में किसी और यूनियन टेरिटरी में भेजा जाता है, या फिर किसी बीएसएफ सीआरपीएफ कहीं ना कहीं आप उनको ले सकते हैं, आईबी में ले सकते हैं। लेकिन इनको ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इनको कहा गया कि भैया जब नया वाला पहुंच जाए ऑफिस, तुरंत कुर्सी छोड़ना, पहले मेरे नए वाले दूध को बिठा देना, फिर मैं क्या करूंगा हुजूर माई बाप, तुम चले जाना लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, वो तुम्हें बताएंगे आगे कौन सा काम करना है। ऐसी कौन सी नाराजगी, ऐसे तो सिपाहियों को भी नहीं हटाया जाता है, हवलदारों और एसएचओ को भी नहीं हटाया जाता है। आप देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े पुलिस अफसर, जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर आप ही का करीबी था, तभी तो बनाया था आपने। कोई आपने राहुल गांधी के करीबी को नहीं बनाया था, आपका करीबी था तभी आपने बनाया था। उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? क्या इस वजह से कि राहुल गांधी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एक मोदी जी की चुप्पी भी, रहस्यमयी चुप्पी जो है, वो चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उसका भी जिक्र हम पहले करेंगे। लेकिन ये पुलिस अफसर का हटाना, सोनिया गांधी का एक्टिव होना, नए पुलिस कमिश्नर की कमान संभालना, और उसके बाद क्या अब जंतर मंतर पे नेताओं को जाने दिया जाएगा? आप ये देखिए, कई बार सोनम वांगचुक के बहुत सारे उसके अभिजीत दीपके के बहुत सारे वीडियो आए कि लोगों को रोक क्यों रहे हैं, लोगों को रोक क्यों रहे हैं, आधार कार्ड तक चेक किए जाने के वीडियो आए हैं। लेकिन ये लोग जो डफली लेकर पहुंच रहे हैं और बाकी साजो सामान लेकर पहुंच रहे हैं, इनको नहीं रोका जा रहा है। क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्योंकि ये उस आंदोलन के तौर तरीके को मजाक बना रहे हैं, मंच पर के डांस वायरल हो रहे हैं, ये डफली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पार्टी के प्रति मेरा कोई दुराव नहीं है, लेकिन इस देश में आंदोलन चलाने के मामले में और विश्वसनीयता के मामले में, मैं सही बता रहा हूं, दोनों तरफ की विचारधारा खतरे में है। दक्षिणपंथी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्वसनीयता जीरो। राम मंदिर के चढ़ावे के चोरी में नाम आ गया, उसके बाद बचा क्या है? और दक्षिणपंथी जीरो, और वामपंथी लेफ्ट फ्रंट की विश्वसनीयता जीरो। मैं सीधे कह रहा हूं, इसमें किसी को बुरा लगे या भला लगे, अभिजीत दीप के डर गए, भीड़ आई नहीं पहले दिन। मैं आपको बताऊं, 5 अप्रैल को जिस दिन पहले दिन अन्ना हजारे अनशन पे बैठे थे, उस दिन भी भीड़ नहीं थी। 100-150 लोग थे, और 100-150 लोग में से 60-70 लोग तो हम मीडिया वाले थे 5 अप्रैल को, जब अन्ना हजारे पहली बार बैठे थे। माहौल बनता है, मेहनत की जाती है, श्रम किया जाता है। आपने तुरंत लेफ्ट वालों को फोन घुमा दिया कि भेज दो भेज दो, अब लेफ्ट वाले पहुंच गए डफली लेकर, सारा माहौल उन्होंने हाईजेक कर लिया। अब लेफ्ट से सरकार को कोई खतरा नहीं। एक राज्य था केरल, वो भी चला गया उनके हाथ से। लेकिन जैसे ही सपा घुसी, जैसे ही राहुल गांधी घुसने की संभावना आई, वैसे ही सरकार के हाथ पांव फूल गए। इसीलिए हमने कहा सोनिया गांधी की एंट्री, और अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या मौन मोदी की घातक चुप्पी को तोड़वाएंगे, तोड़ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है शिवपुरी। रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये खबर भी ट्रेंड में आएगी कि मौन मोदी एक नया शब्द आज आपने निकाला है, और इस शब्द पर अब चर्चा शुरू हो जाएगी। हम धीरे धीरे आपको कई प्रकरण गिनाते हैं। 2017 में नोटबंदी होती है, 16 में शिव जी, 16 में रात के 8 बजे
और मोदी जी कुछ उस पर नहीं बोलते हैं, और एक दिन मुरादाबाद में कहते हैं कि अगर इस नोटबंदी से किसी को कोई दिक्कत हुई तो मुझे चौराहे पर खड़े होकर आगे के शब्द हम नहीं कहेंगे। उसके बाद कोरोना चला तो थाली फाली खूब पिटवाई गई। जब लाशों का ढेर लगा, प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य नहीं आया। कई ट्रेन हादसे हुए, प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य नहीं आया कि हम अपने रेल मंत्री को पनिश करेंगे, हमने अधिकारियों को पनिश किया है, हम आपके साथ खड़े हैं। इस देश में कई जगह दंगा फसाद और बातें हुई, गृह मंत्री बोले, सारे लोग बोले, प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया। किसान आंदोलन हो गया, जब 750 किसान मर गए तब बोले मुझे माफ कर देना, और कुछ नहीं कहा कि उन 750 का क्या होगा। नीट की परीक्षा पर कुछ नहीं बोले, चढ़ावा चोरी पर तो बिल्कुल ही नहीं बोले। सोनम वांगचुक पर अब तक चुप्पी है, आगे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये चंद घटनाएं वो गिना रहा हूं जो बड़ी बड़ी है। कुंभ पर केवल एक ट्वीट करके हताहतों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार भी नहीं पूछा कि सरकार कैसे जांच करा रही है, कैसे काम करा रही है। क्या इस बार मौन कोई तोड़ पाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार उन पर निजी हमले किए, कहा राजनीति 1 मिनट में मैं चौपट कर सकता हूं। पाकिस्तान के साथ सीज फायर मेरे निर्देश पर हुआ, मेरे आदेश पर हुआ। मैंने जब कहा तब भारत ने तेल रूस से खरीदा, मैंने मना कर दिया तो दूसरी जगह से खरीदा। कितनी बार कह दिया, ट्रेड डील में जी चाहूंगा वो टैक्स लूंगा। लोगों को बेड़ी हथकड़ी डालकर भारत पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। नॉर्वे की पत्रकार ने पूछा कि आपके यहां सहिष्णुता पर सवाल है, एक शब्द का जवाब नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में कॉमेडियन मजाक बना रहे हैं, न्यूजीलैंड के लोग कह रहे हैं कि वो कमजोर हैं, सीढ़ियों वाला मंच नहीं चाहिए, उन्हें 10 मिनट बोलने के बाद 10 मिनट की झपकी चाहिए। उस व्यक्ति की आज सिट्टी पिट्टी गुमे जब कांग्रेस एक्टिव हुई है। संतोष जी विचार ये कीजिए, अगर ये एक्टिविटी पहले से कांग्रेस की होती तो भाजपा कहां होती, और जो भाजपा आज कर रही है शिव जी, अगर ये कांग्रेस ने दोहराई होती, 30 सेकंड दोहराई होती, तो आज बीजेपी कहां होती। देखिए, अगर ये जो एक्टिविटी अगर थोड़ा सा पहले अगर एक्टिव हो गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाते। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री के नाते उनको घर जरूर मिलता देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन इतनी इंक्वायरी शुरू हो जाती कि पता नहीं वो चैन से बैठ पाते या नहीं बैठ पाते। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आप कह रहे हैं कि मैंने ये शब्द क्यों कहा मौन मोदी। अब ये सवाल उठता है, आपने मनमोहन सिंह के आगे मौन लिखा, हम तमाम लोग सवाल पूछते थे, मंत्रियों के मुंह में माइक आईडी घुसेर घुसेर के सवाल पूछा हुआ है मैंने। ऐसा नहीं कि उन्होंने शिकायतें नहीं की, शिकायतें हुई। आज बहुत सारे नेता, ये कपिल सिब्बल जो है बड़े लंबे चौड़े ज्ञान देते रहते हैं। मुझे पता है कि वो एक रिपोर्टर की नौकरी खा गए थे जी न्यूज की, बड़े वरिष्ठ वो थे। वो सिंपल बात इतनी थी कि जब वो बातचीत कैबिनेट जो बड़ी लेवल की बैठक हुई, वो बाहर निकले, गाड़ी का शीशा नीचे किया, अन्ना हजारे की बातचीत को लेकर उन्होंने कुछ बोला और उस रिपोर्टर ने उनके नाम से चला दिया। अब भैया आपने बोला, आपने थोड़ी बोला कि ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं कि सारी माइक आईडी लगी हुई है, वो चला दिया। वो सुभाष चंद्रा साहब का चैनल हुआ करता था, 2 से 5 मिनट में उस रिपोर्टर की, सीनियर रिपोर्टर की, मुझे लगता है 15-20 साल पुराने रिपोर्टर थे, उनकी नौकरी चली गई। ऐसा नहीं था कि वो दौर नहीं था, लेकिन इस्तीफे होते थे। गृह मंत्री शिवराज पाटिल को भी इस्तीफा देना पड़ा था एक दिन में 3 बार कपड़े बदलने के कारण। साहब तो 8-8 बार बदल लेते हैं, बड़ा गजब रिकॉर्ड है इनका। वो सब चीजें होती। अब क्या हो गया है, छात्र सड़कों पर मौन मोदी, नीट पेपर लीक मौन मोदी, लाल किले पर बम धमाका मौन मोदी, बड़े बड़े करप्शन के आरोप मौन मोदी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड और उसी अयोध्या की धरती पर चम्मच से चरणामृत पीने वाले मोदी मौन। कहां कहां गिनाऊं?
मैं इसमें बड़े मुद्दे नहीं बता रहा हूं, मैं तो कुछ सिर्फ गिने चुने मुद्दे बता रहा हूं। अगर मैं इन मुद्दों की लिस्ट बना लूं तो कम से कम 1.5 घंटे का डिबेट हमारा हो जाएगा। मैं सिर्फ 2013 जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और अगले दिन हरियाणा के रेवाड़ी में जाकर उन्होंने रैली की, वहां से लेकर आज की तारीख कई घंटे का डिबेट हो सकता है, इतनी लंबी चौड़ी सूची बन जाएगी। मैं थोड़ा सा असहज हुआ, लगातार सोचता रहा, फिर मैंने कहा कि फाइनली अब नौकरी हो नहीं पाई और मेरे पास कुछ नहीं था, न फंड था, न पैसा था, न कुछ था, लेकिन फिर भी आपने और कई जैसे दोस्तों के भरोसे से उतरा। इस जनता ने साथ दिया, संतोष पाठक ऑफिशियल को थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, कोई बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे। अभी हम लोग बहुत कम रिसोर्सेज में चला रहे हैं, जनता उतना साथ नहीं दी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूं कि वो डेली सरकार गिराने वाले और बनाने वाले, कोई मोदी को महामानव बता रहा है, कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा है, उनके लाखों में है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, लेकिन ठीक है, भगवान जितना देता है उतना अच्छा। लेकिन अब बीजेपी कवर करने वाले, आरएसएस कवर करने वाले, मुझसे भी कई सीनियर पत्रकार, उनके अंदर की वेदना निकलकर सामने आने लगी है। और ऐसी ही एक वेदना है, वरिष्ठ पत्रकार है समीर चौगांकर साहब, किताबें लिखी है इन्होंने बहुत सारी, संघ, बीजेपी, इन तमाम चीजों पर। वो क्या कह रहे हैं इसको जरा देखिए, इसका लंबो-लुआब देखिए, कितनी घुटन है। एक हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा था, कभी कभी कुछ बड़े लोग निकलकर सामने आ जाते हैं। ये अजीब तरह की घुटन है कि आप बोलने नहीं दे रहे। एक बड़े उद्योगपति के चैनल के कुछ एंकर, नए नए एंकर बेचारे जोश जोश में वीडियो बना देते हैं, आप उन सबको ऑफ एयर कर देते हैं। गला दबाओगे क्या हमारा? मुंह से जबान नहीं निकलने दोगे क्या? अब देखिए ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में 3 मंत्री चंपत राय से कम नहीं है। चंपत राय का मतलब तो आप समझ गए हैं। अब तो आप चंपत ही कह दीजिए तो समझ जाते हैं लोग कि क्या हो गया। तो जैसे ये लिख रहे समीर चौगांकर साहब, जैसे चंपत ने राम मंदिर में हो रही लूट पर आंखें बंद कर ली थी, वैसे ही मोदी सरकार में इन मंत्रियों ने अपने मंत्रालय में हो रही खुली लूट पर आंख बंद कर रखी है। ऊपर से नीचे तक संगठित होकर बेधड़क लूट का संगठित गिरोह इन मंत्रालयों में काम कर रहा है। इन 3 मंत्रालयों में से 2 मंत्रालय में मंत्री लंबे समय से विराजमान है। हालांकि इन 2 मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चा भी जोरों पर है। मंत्री मस्त है, जनता त्रस्त है। मंत्री जानते हैं कि जनता भले ही नाराज हो जाए, जाति संघ और एक बड़े नेताजी उनके साथ है। जाति संघ और नेता के दम पर मंत्री बने रहेंगे, भले ही जनता का दम निकलता रहे। एक मंत्री संघ के भरोसे है और दूसरे मंत्री एक बड़े नेता के भरोसे है। राम भरोसे कोई नहीं है, क्योंकि राम जिनके भरोसे थे उन्होंने राम को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंत्री निश्चिंत है, संघ भरोसे और एक बड़े नेता के भरोसे चल रहे मंत्री को भरोसा है कि मंत्री तो बने ही रहेंगे, भले ही विभाग बदल दिया जाए, मतलब कुछ भी करप्शन कर लो, बेड़ा गर्क कर दो इस देश की जनता का, लेकिन मंत्री बने रहेंगे। ये हालत है, खुलकर कह रहे हैं। और उसके बाद मंत्री जानते हैं कि जैसे चंपत को बचाने के लिए छोटे को सूली पर चढ़ा दिया गया, वैसे ही उनको बचाने के लिए छुटभैया अधिकारियों को निपटा दिया जाएगा। देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में इन मंत्रियों का क्या होता है। चंपत हर जगह है, राम मंदिर से लेकर राम राज्य का वादा करने वाली सरकार तक चंपत हर जगह चपत लगा रहे हैं। ये एक निराशा है जो शब्द निकल रहा है, और ये शब्द कहना आज के जमाने में मैं शिव जी कहूं बहुत हिम्मत का काम है। मैं जानता हूं, बीजेपी कवर किया है मैंने, मैं जानता हूं इस तरह की बातें कहना ये मजबूत होना चाहिए। वो 56 इंच का मोदी वाला नहीं, जिगर में दम होना चाहिए ये बात कहने के लिए। ये तमाम लोग कह रहे हैं, और ये सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं, आपने चेक एंड बैलेंस करने वाली तमाम संस्थाओं को खत्म कर दिया है। कैग की 1-2 रिपोर्ट आई है, उसी पे हंगामा मचा हुआ है। सोचिए कि कैग की धड़ाधड़ रिपोर्टें आती रहे और पब्लिक होती रही तो क्या हो जाएगा। सोचिए कि सिर्फ पत्रकार और रिपोर्टर 7 दिन के लिए उनको आजाद कर दे उनके मालिक कि जाओ जो पूछना है पूछो, जो खबर करनी है करो, किसी का फोन आएगा तो मैं उठाऊंगा नहीं, ट्रांसफर तुम्हारा करूंगा नहीं, नौकरी तुम्हारी जाएगी नहीं, बीट तुम्हारा बदलूंगा नहीं। ये मंत्री बाप बाप करते हुए घूमेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन की बात। संसद डिबेट आप होने नहीं दोगे, आप जरूरी मुद्दों पे डिबेट होने नहीं दोगे। जब विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा तो कहोगे राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने वो कर दिया। सरकार कैसे काम कर रही है हम आप देख ही रहे हो। जहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा जा रहा है कि जल्दी से कुर्सी खाली करो, और वो पूछ रहा है कि अब क्या करना है, तो नहीं वहां जाओ बताओ, वो जाके बताएंगे तुम्हें कि क्या करना है। भाई झाड़ू थोड़ी लगवाएंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, उनको या तो आप वेटिंग में रखोगे
या कहीं ना कहीं तैनात करोगे। उसी ऑर्डर में लिख देते कि वेटिंग में रख रहे हो कि वो जो यूपी में देखते हैं जो आईपीएस का ट्रांसफर होता है तो सामने लिखा जाता है ना प्रतीक्षारत, लिख देते प्रतीक्षारत। आप कब किसको हटाते हो कोई पता नहीं लगता। एजुकेशन मिनिस्ट्री का आपने कबाड़ा करके रख दिया है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और देश की अदालत, अब क्या कहे, माशाअल्लाह है जज साहिबान, कौन सा मामला अर्जेंट है कौन सा मामला अर्जेंट नहीं है उनकी समझ में नहीं आता। एसआईआर वाला मामला अर्जेंट है कि नहीं है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड वाला मामला अर्जेंट है कि नहीं है। वो टिप्पणियां बड़ी कठोर करते हैं लेकिन फैसलों में वो चीज कहीं नजर नहीं आती। और जब उससे त्रस्त होकर युवा प्रोटेस्ट करने उतरता है या प्रोटेस्ट करने की सोचता है तो उसके सामने आप कॉकरोच जनता पार्टी का एक मॉडल रख देते हो। कॉकरोच जनता पार्टी का मॉडल, माफ कीजिएगा किसी की व्यक्तिगत भावना को आहत करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन कैसा मॉडल रखते हो कि उस पार्टी का फाउंडर एयरपोर्ट पे उतरते ही आप जाके कह देते हो कि जाओ भाई यहां प्रोटेस्ट करो। फिर जब इतनी धमक होती है, आप कहते हो देखो पुलिस डर गई, सरकार डर गई, एयरपोर्ट पर आकर मुझे परमिशन दी है, तो फिर आप दिल्ली पुलिस के पैर क्यों पकड़ते नजर आते हो त्रिपाल लगाने के लिए? फिर आप दिल्ली पुलिस के सामने झुकते हुए क्यों नजर आते हो? फिर आपको अनशन पे बैठने के लिए सोनम वांगचुक की जरूरत क्यों पड़ती है? आप खुद क्यों नहीं बैठते हो? और फिर जब मामला बिगड़ता है, सरकार आपसे बात करने को तैयार नहीं होती, तो आप उन्हीं नेताओं से गुहार लगाते नजर आते हो जिनको कल तक आप गरियाते थे। मैंने एक बात कही थी जब अन्ना हजारे का आंदोलन कवर किया अच्छी तरह से मैंने, और जिस दिन उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया उस दिन मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया। और जिस दिन उन्होंने सरकार बनाई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, मैंने कहा था 13-14 सालों तक इस देश में अब कोई भी आंदोलन पर भरोसा नहीं करेगा। अभी वो 14 साल होने में 1 साल बाकी है, 26 में बैठ गए, 27-28 में हो सकता है आंदोलन का माहौल बने। कॉकरोच जनता पार्टी जो जंतर मंतर पर कर रही है, हो सकता है कि आंदोलन से इस देश के लोगों का परमानेंटली भरोसा उठ जाए। ये एक मॉडल है जो सरकार ने पेश किया है। नहीं तो पिछले कुछ वर्षों में जंतर मंतर पे किसी को बैठने दिया है सरकार ने? बैठने दिया है शिवजी सरकार ने किसी को? हमारी महिला पहलवानों को कैसे घसीटा गया था, किस तरह से घसीटा गया था? आंदोलन पर सवाल उठाने का मेरा मकसद नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि जब आप समर्थन नहीं कर सकते तो चुप रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी चुप्पी देश को और समाज को एक गहरी खाई में ढकेल रही है तो हम सबका कर्तव्य है कि हमें बोलना होगा। और हमारे पास तो कोई प्रिविलेज नरेंद्र मोदी की तरह है नहीं ना कि आप चुप रहो, ऐसा कोई प्रिविलेज तो है नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि आज मुंबई में एक बड़ी बैठक हो रही है, एक बड़े चैनल के मालिकान की यहाँ बड़ी बैठक हो रही है। देखते हैं कि वो अपने उस तथाकथित कम अकल वाले कम बुद्धि वाले संपादकों को पैदल करते हैं या फिर कोई और फैसला करते हैं। विचार करते हैं कि किस तरीके से एक फिर एक महिला नेता ने वागडोर संभाली है। और पता नहीं महिलाएं जब सामने आती हैं तो भाजपा ही घबरा क्यों जाते हैं हमेशा। अभी की बात नहीं, क्या कमजोरी है या क्या सच्चाई है। लेकिन एक बात थी, अटल बिहारी वाजपेयी ये स्वीकार करते थे, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं हूं। लेकिन आज के लोग तो सच्चाई भी स्वीकार नहीं करते। अब इन सब चीजों से हमारी बात डिरेल हो जाएगी, हम मुद्दे पर बने रहें। आज की तारीख बड़ी रहस्यमयी हुई है। जब से सोनिया का दूत या राहुल के दूत ने चिट्ठी पत्री और पहुंचने की जो कवायद की है, तो भाजपा बड़ी बेचैन है और देख रही है कि अब इसका हश्र क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इस खबर को यहीं विराम देना चाहिए और दर्शकों से ये सवाल करना चाहिए, क्या पवन खेड़ा के जाने से इस आंदोलन को गति मिलेगी? क्या राहुल जा सकते हैं? और देखना यह है कि राहुल के शाम का प्रोग्राम देहरादून में कैसा होता है, छात्रों की भीड़ कैसी जुटती है, ये अभी देखने लायक बात है। अगर प्रोग्राम हुआ तो हम कोशिश भी करेंगे कि आपको प्रोग्राम तक ले चलें। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से एक बात जरूर कहूंगा कि आज कमेंट करके बताएं हमें, जो हमने एक नया शब्द इजाद किया है, मौन मोदी, आप इस शब्द से कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं? सभ्य शब्दों में कीजिएगा। हमसे एग्री हैं तो भी, हमसे डिसएग्री हैं तो भी, सहमति और असहमति दोनों का स्वागत है। और यही तो लोकतंत्र की खासियत है। और हम कोई मोदी नहीं है जो आपसे कहेंगे खबरदार बोलना मत।
वो तो शिव जी ने जो जिक्र किया ना कि विदेश की मीडिया, विदेश के कॉमेडियन, वो तो हमारे यहाँ का मीडिया और हमारे यहाँ का कॉमेडियन करे तो भाई या तो नौकरी चली जाएगी या जेल जाना पड़ेगा। बाकी तो जनता जनार्दन है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। धन्यवाद।